नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में आज बहुत अहम मुद्दा आपके बीच लेकर आई हूं। मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हिंदू अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। दुनिया में कहीं पर भी अगर मुसलमानों को कोई तकलीफ होती है तो संपूर्ण सेकुलर जमात एक जगह इकट्ठा हो जाती है, आंसू बहने लगते हैं, कैंडल मार्च होने लगता है। लेकिन इसी धरती पर अगर हिंदू महिला के साथ, हिंदू बेटी के साथ अन्याय होता है, उसके साथ बर्बरता होती है, तो हर जगह मौन साधना हो जाती है। लेकिन हम मौन नहीं रहेंगे क्योंकि हमारे लिए यह इंसाफ की नहीं, अस्तित्व की लड़ाई है। 25 साल की एक हिंदू बेटी जिसकी चीखें गूंज रही हैं आज बांग्लादेश की मिट्टी पर नहीं बल्कि उस इंसानियत के मुंह पर जो गाजा के लिए तो रो रही है, लेकिन सनातन की बेटी के बलात्कार पर मौन व्रत धारण कर लेती है। क्या यह सिर्फ इसलिए है कि वो पीड़िता हिंदू है? क्या इंसाफ का तराजू मजहब देखकर झुकता है? क्या बांग्लादेश अब एक नया तालिबान बन रहा है और भारत का विपक्ष उसका पीआर एजेंट? आज रण क्षेत्र में सवाल सिर्फ बांग्लादेश से नहीं, भारत के सेकुलर नकाबपोशों से भी होगा। आज रण क्षेत्र में लहू मांग रहा है न्याय, रण क्षेत्र में गूंज रही है वो हुंकार जो सनातन की बेटी की इज्जत को कोई वोट बैंक नहीं, सनातन की अस्मिता मानती है। और इसके लिए हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, आखिरी सांस तक न्याय के लिए ये रण होता रहेगा। क्योंकि ये वही भारत है जिसने 1971 में जिस मुल्क को स्वतंत्रता दिलवाई, जिस मुल्क को आजाद करवाया, आज उसी बांग्लादेश की धरती पर हिंदू बेटी के खून से यह धरती रंगी जा रही है। हिंदू बेटियों की अस्मिता तार तार हो रही है जब घर में घुसकर कोई दरिंदा एक अबला की आबरू लूटे तो सवाल सिर्फ दरिंदों पर नहीं होता, सवाल उस शासन पर भी होता है जो पीड़िता की चीखें नहीं सुनता। बांग्लादेश में भी ऐसा ही हो रहा है। हिंदू महिला के साथ जिहादी भीड़ ने गैंगरेप किया, लेकिन उस पर कार्रवाई के नाम पर मामूली कार्रवाई क्यों? क्योंकि वो बहुसंख्यक मुस्लिम थे और पीड़िता एक अल्पसंख्यक हिंदू। जब बांग्लादेश की सरकार चुप है, जहां वहां की पुलिस सोई हुई है, जब न्याय की गुहार अनसुनी की जा रही है, तो क्या हम भी चुप रहेंगे? बिल्कुल नहीं। हिंदुस्तान के हिंदुओं को एकजुट होना होगा इस सनातनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए। और पूछा जाएगा उन भारतीय मुसलमानों से भी जो अभी कुछ दिन पहले ही गाजा के लिए, ईरान में जब इजराइल का हमला हुआ था, वो आंसू बह रहे थे। तो क्या बांग्लादेश की इस हिंदू बेटी के लिए भी वही आंसू बहेंगे? क्या बांग्लादेश की इस हिंदू बेटी के न्याय के लिए वही आवाज बुलंद होगी? हम पूछेंगे आज सवाल रण क्षेत्र में, जिसके लिए हमारे साथ कुछ ही देर में आज के खास अतिथि जुड़ेंगे। भारत से लेकर बांग्लादेश तक अतिथियों को हमने जोड़ा है, उनसे आपका परिचय भी कराऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको दिखाना चाहती हूं वो रिपोर्ट जो ये बता रही है कि किस तरह से मोहम्मद यूनुस की सरकार में जिहादी संरक्षण तंत्र पल रहा है और यहां पर हिंदू बेटियों की आबरू तार तार हो रही है। रिपोर्ट देखिए। जिस देश को भारत ने 1971 में पाकिस्तान के पंजे से छुड़ाया, उसी देश की मिट्टी आज हिंदुओं की बेटियों का कब्रिस्तान बन चुकी है। सोचिए, एक घर में दरिंदे अंदर घुस जाएं, घर में मौजूद महिला को अपनी गिद्ध भरी नजरों से देखें और फिर महिला की चीखों को दबाकर उसकी इज्जत को तार तार कर दें। ये किसी तालिबानी ठिकाने की कहानी नहीं है, ये हमारे पड़ोसी बांग्लादेश की सच्चाई है। जी हाँ, ये कोई युद्ध का मैदान नहीं था, ये कोई सीमा पर हुआ हमला नहीं था, बल्कि ये एक घर था, एक हिंदू महिला का घर, एक हिंदू बेटी का घर, जहां घुसकर जिहादी दरिंदों ने
उसकी अस्मिता को नोच डाला। बांग्लादेश के मुरादनगर में 25 साल की एक हिंदू महिला के साथ गैंग रेप हुआ और उसकी आबरू को नोचने वाले जिहादी दरिंदे खुले घूम रहे हैं। पहले इन जिहादियों ने महिला के साथ गैंग रेप किया और फिर इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सवाल है आखिर क्यों? तो इसका जवाब है क्योंकि ये पीड़िता हिंदू है और बलात्कारी मुसलमान जिहादी, जिन्हें मोहम्मद यूनुस की सरकार का वरदहस्त हासिल है। ये कोई एक घटना नहीं, ये इस्लामी शासन का जिंदा सबूत है, जहां हिंदू होना अपराध है और हिंदू महिला होना बलात्कार का लाइसेंस बन चुका है। सरकार गूंगी है, बहरी है या शायद इस्लामिक कट्टरपंथ के सामने झुकी हुई गुलाम है, क्योंकि जब पीड़िता हिंदू होती है तो इंसाफ शरिया के नीचे दब जाता है। लेकिन सवाल है कि बांग्लादेश में हिंदू महिला को कब तक अपनी साड़ी, अपना दुपट्टा या अपनी आबरू पर हमला स्वीकार करना पड़ेगा? बांग्लादेश धीरे धीरे करके जिहादी आतंकवाद की राह पर चल पड़ा है। जिस प्रकार से हिंदू कन्या का अपहरण, बलात्कार और बीभत्स ऐसे कांड हो रहे हैं जिससे कि संपूर्ण विश्व शर्मसार है। बांग्लादेश जिसको कि मां दुर्गा के ऊंचे गगनचुंबी नारों के गुंजायमान होने की आवाज़ें उसके कण कण रोम रोम में गूंजती थी, आज वहीं पर मां दुर्गा के भक्तों के ऊपर, मां दुर्गा की शक्ति के ऊपर, मां दुर्गा की मंदिरों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं और सारा का सारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गहन चुप्पी साधे बैठा है। आखिरकार वो UNHRC जो ह्यूमन राइट का दावा करता है कहाँ से हो गया? जब हिंदुओं का दमन होता है और जिहादी उत्पीड़न करने को लगातार हिंसक हो जाते हैं, उस समय ये किस बिल में घुस जाते हैं? भारत में भी जो मुस्लिम संगठन हैं या भारत का जो विपक्षी नेता हैं, उनके मुंह में से एक शब्द क्यों नहीं निकलता? ये बड़ा गंभीर मामला है और हिंदू समाज तो निपट लेगा इन सब चीज़ों से, लेकिन जो लोग इस्लाम को शांति का धर्म बोलते हैं, जो इस्लाम को महिला विरोधी नहीं मानते, उन सब के लिए गहरी चुनौती है। इस पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी घटनाओं पर पूर्ण विराम लगना चाहिए। सवाल आज बांग्लादेश से नहीं, सवाल भारत के सेकुलर नकाबपोशों से भी है। सवाल है कांग्रेस से, सवाल है तुष्टीकरण के ठेकेदारों से, सवाल है प्रियंका गांधी से। कहां है वो जुबान जो गाजा में घायल बच्चे की फोटो देखकर फूट फूट कर रोती है? कहां है वो आंसू जो फिलिस्तीन के लिए संसद में बहाए जाते हैं? लेकिन जब आज बांग्लादेश की एक हिंदू बेटी की अस्मिता लूटी गई तो सवाल क्यों नहीं उठाए गए? क्या हिंदू बहनों के आंसुओं की कोई कीमत नहीं? जब इजराइल ईरान पर हमला करे तो बीजेपी सरकार से रुख स्पष्ट करने की बात आती है। जब गाजा पर मिसाइल गिरे तो विपक्ष संसद में झोला लेकर आता है। लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदू महिला के साथ गैंग रेप होता है तो पूरा विपक्ष मौन व्रत धारण कर लेता है। क्यों? क्या विपक्ष की राजनीति सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए ही है? क्या हिंदू महिला की इज्जत वोट बैंक का हिस्सा नहीं है? ये वही विपक्ष है जो तालिबान के लिए शांति की अपील करता है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को शांति दूत बताता है और बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए एक बयान देना भी भारी समझ में आता है इनको। ये वही बांग्लादेश है जिसे कभी भारत ने 1971 में अपनी जान की बाजी लगाकर आजादी दिलाई। आज वही बांग्लादेश सनातन की बेटियों का कब्रगाह बन चुका है। मंदिरों की राख से उठती हुई हिंदू पुजारियों की चीखें और बेटियों की लहूलुहान चित्कार, ये सब गवाही दे रही है कि वहाँ अब कोई इंसानियत नहीं बची। बचा है तो सिर्फ इस्लामी कट्टरपंथ और हिंदू विरोध की जहरीली मानसिकता। और शर्म आती है जब भारत का विपक्ष इन जिहादी बर्बरताओं पर चुप्पी साध लेता है। सेक्युलरिज्म की चादर ओढ़े ये नेता गाजा के लिए तो आंसू बहाते हैं, मगर बांग्लादेश में हिंदू बेटी के साथ हुए गैंग रेप पर इनके होठ सिल जाते हैं। लेकिन अब बहुत हुआ।
हिंदुस्तान का हिंदू अब चुप नहीं बैठेगा। हर घर से एक ही आवाज है, जिन्होंने सनातन की बेटी को नोचा उनका सर तन से जुदा होना चाहिए। जिन्होंने चुप्पी साधी वो भी दोषी हैं। अब बांग्लादेश को पाकिस्तान बनने नहीं दिया जाएगा और सुदर्शन न्यूज ये सवाल उठाता रहेगा, चीखता रहेगा और जिहादी बर्बरता के खिलाफ आखिरी सांस तक धर्म युद्ध लड़ता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आवाज बुलंद होती रहेगी न्याय के लिए, क्योंकि ये केवल एक बेटी का सवाल नहीं है, ये संपूर्ण हिंदू बेटियों की अस्मिता का सवाल है जो इस वक्त बांग्लादेश में तिल तिल कर मर रही हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं आज की, और अब आप आज के पैनलिस्ट से आपका परिचय भी करा देते हैं। स्वागत करते हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से रमाकांत मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ कांग्रेस से हमारे साथ रतन तिवारी जी हैं, टीएमसी का पक्ष रखेंगे एहतेशामुल हक साहब, जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र स्वामी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और बांग्लादेश से हमारे साथ बांग्लादेश माइनॉरिटी वॉच के प्रेसिडेंट रविंद्र घोष जी भी जुड़ चुके हैं। मैं रविंद्र जी आज शुरुआत आपके साथ करना चाहती हूं, क्योंकि बात बांग्लादेश की है, और जब हम बांग्लादेश में हिंदू बेटियों की, हिंदुओं की बात करते हैं, ये खबर जब से सामने आई है उस खबर ने सोने नहीं दिया है, क्योंकि जिस तरह से उस बेटी की चित्कार है, जिस तरीके से वो गिड़गिड़ा रही है उस जिहादी भीड़ के आगे, आत्मा कांप उठती है। बांग्लादेश में हिंदू बेटियों के साथ जिहादी जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं और कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, क्या बांग्लादेश में हिंदू बेटी होना गुनाह हो गया है? रविंद्र जी। मुझे लगता है कि शायद रविंद्र जी से हमारा संपर्क टूटा है। मैं सुरेंद्र स्वामी जी आपके पास ये सवाल पहले ले लेती हूं कि देखिए, राजनीति करना नहीं, शायद मुझे लगता है कि शायद रविंद्र जी पुनः हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र घोष जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? रविंद्र घोष जी को क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए रविंद्र जी के पास मैं दोबारा चलती हूँ। सुरेंद्र जी, आपके पास सीधे आ रही हूँ। ये पूरा मसला पॉलिटिकल हो जाए उससे पहले, क्योंकि ये बहुत संजीदगी भरा मसला है, राजनीति से ऊपर उठकर काम करने वाला मसला है। जी। दुनिया में जब कभी भी हम देखते हैं, चाहे अभी हमने बीते दिनों देखा, हमने इस पर लंबी चौड़ी डिबेट भी की थी कि ईरान में इजराइल ने अटैक किया, दुनिया भर के पॉलिटिकल पार्टीज आके खड़ी हो गई कि भाई भारत को स्टैंड क्लियर करना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। यहाँ के मुसलमान भी आंसू बहाने लगे। इस हिंदू बेटी के साथ जो हुआ, इस पर ये मौन साधना, बांग्लादेश में यहाँ पर सिर्फ एक बेटी का सवाल नहीं है, यहाँ वहां रहने वाली हर एक हिंदू बेटी का ये सवाल है। सुरेंद्र जी। नहीं लावनी जी, ऐसा है कि ये इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ पर जिस तरह की राजनीति ने जड़ें जमा ली पिछले 60-70 सालों में, उसमें लोगों का जमीर मर चुका है, किसी को कोई मतलब नहीं है। आप ये देखिए कि जब भी कहीं पर भी पाकिस्तान में या बांग्लादेश में क्या प्रतिशत था हिंदुओं का जब बंटवारा हुआ, और आज क्या प्रतिशत उनका रह गया, तो कहां गए वो लोग? जमीन तो निकल नहीं गई उनको, या तो उनको जबरन धर्मांतरण करा के मुसलमान बना दिया और या उनको मार दिया। यही दो काम हुए हैं। 27% बांग्लादेश में हिंदू आज घट के 7.5% रह गए, तो आप सोचिए क्या हुआ होगा। और ऐसे ही पाकिस्तान में 23% से आज 1.5%, 1%, वहां तो गिनती नहीं हुई है, किसी को मालूम ही नहीं है क्या है। तो ये एक ऐसी स्थिति रही, और जब भी आप इस विषय को यहां उठाएंगे तो ऐसी राजनीति यहाँ पे हो गई है कि अगर आप मुसलमानों से बात करेंगे तो वो कहेंगे हमने तो हिंदुस्तान को चुना, हमें पाकिस्तान बांग्लादेश से क्या लेना देना। लेकिन वही पाकिस्तान बांग्लादेश के मुसलमान रोहिंग्या यहाँ पे बांग्लादेशी आ जाएं तो ये खड़े हो जाएंगे, ये ईरान के लिए खड़े हो जाएंगे। आज ही लखनऊ में बहुत बड़ा पोस्टर लगा है कि जो खुमैनी वो हमारे लीडर हैं, आप उनकी जय जयकार करेंगे। तो ये मुस्लिम ब्रदरहुड है। आप चाहे अंबेडकर को पढ़ लीजिए,
चाहे आप गुरु गोविंद सिंह को पढ़ लीजिए। ये प्रॉब्लम राजनीति की है भारत में, और पाकिस्तान में और बांग्लादेश में ये राजनीति की प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम एक हमको जिसको हम कहते हैं कि ये एक सिविलाइजेशनल वॉर है। उनका धर्म में जो उनको पढ़ाया लिखाया सिखाया जाता है उस धर्म से वो चल रहे हैं। उस धर्म में जो काफिरों का हश्र होना चाहिए वो वहां पे कर रहे हैं। तो वहां पे तो सरकार के पास दो ही ऑप्शन है कि भाई या तो आप यहां से बांग्लादेशियों को खदेड़िए, वहां बसाइए और वहां के लोगों को अपने वापस सुरक्षित लाइए, और ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। क्योंकि जो लियाकत खान पैक्ट हुआ था उसमें साफ साफ कहा गया था कि अगर पाकिस्तान में हिंदुओं को संरक्षण नहीं मिला तो वो जब भी चाहें वापस भारत आ सकते हैं। जब ये वहां पे एक पैक्ट था तो फिर इस पैक्ट में आपको आनाकानी क्यों कर रहे हैं? खाली स्टेटमेंट देने से, खाली ये कहने से कि उनकी जिम्मेदारी है माइनॉरिटी का, वो तो इतना ये तो जबानी जमा कर चल रहा है, इतने सालों से चल रहा है। बिल्कुल 70 साल में आप कहां पहुंच गए? यानी सिर्फ आप कहने से काम नहीं चलेगा। और जो Solid यहाँ की actions, बात है, जो जी। हिंदुस्तान की बात है वो ये है कि यहाँ मुस्लिम वोट, ये जो मुस्लिम वोट की राजनीति है उस राजनीति के चलते हुए चाहे वो ब्राह्मण हो और चाहे वो मुसलमान हो और चाहे वो यादव हो और चाहे वो बनिया हो, अगर वो उस पार्टी से जुड़ा हुआ है जो मुसलमानों के वोट पे सत्ता में आना चाहती है वो चुप रहेगा, उसे फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं, इसीलिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये तुष्टीकरण की राजनीति। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर मैंने कहा ना कि हम लोगों को थोड़ा सा राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। लेकिन क्या ये जो सेक्युलर जमात है वो इस बात को समझेगी? यही एक बड़ा विषय बन गया है। रविंद्र घोष जी, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है अभी? रविंद्र जी, रविंद्र घोष जी को क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? रविंद्र जी जरा अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कीजिए आप। रविंद्र घोष जी, चलिए पैनल, मुझे लगता है कि शायद कुछ प्रॉब्लम है, प्लीज इसे ठीक कराइए। मैं रमाकांत जी आपके पास आऊं, उससे पहले रतन जी आपके पास आना चाहती हूं और एहतशाम जी का स्टैंड पूछना चाहती हूं। मैं रतन जी, अभी कुछ दिन पहले मुझे याद है वो तस्वीरें अभी हमने रिपोर्ट में भी दिखाई कि किस तरीके से फिलिस्तीन का बैग लेके प्रियंका जी पहुंची हुई थी। बेटी हूं, लड़ सकती हूं, यही आप लोगों की तरफ से कहा जाता रहा। प्रियंका गांधी हमेशा ये बात बोलती हैं, बेटी हूं, लड़ सकती हूं, तो ये तो उस बेटी की आवाज होनी चाहिए। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो वो उस बेटी की आवाज होनी चाहिए जो सबके लिए समेकित रूप से हो। यहां पर बांग्लादेश में एक हिंदू बेटी के साथ अत्याचार होता है, वो वीडियो हम सामने नहीं रख सकते। मैं पुनः कह रही हूं कि जब से मैंने वो वीडियो कल रात से देखा है मुझे नींद नहीं आई। क्या प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये वीडियो तो देखा ही होगा, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है, उनको चैन की नींद आ गई? ये मौन क्यों? क्योंकि बांग्लादेश की एक हिंदू बेटी। मैं बताता हूं रतन जी, लावनी जी, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं, सारे मित्रों को भी प्रणाम। नमस्कार, नमस्कार, प्रणाम। देखिए लावनी जी, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के उन्नाव की उस लड़की के पास भी गई थी जो भाजपा का विधायक कुलदीप सेंगर ने उसके साथ बलात्कार किया, उसके परिवार को समाप्त कर दिया। प्रियंका गांधी हाथरस में उस दलित लड़की के पास गई थी जो भाजपा के ही लोगों ने उस लड़की के साथ दरिंदगी की, उसके लाश को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने रात को ही जला दिया, उसके परिवार के लोगों से मिलने नहीं दिया। प्रियंका गांधी भाजपा के उन लोगों से लड़ रही है जो भारत में रह के हिंदुओं की बेटियों के साथ जघन्य अपराध करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये भाजपा के लोग कहते हैं कि प्रियंका गांधी चुप क्यों है। ये भाजपा के लोग पूछते हैं विपक्ष चुप क्यों है। अरे जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार आप चला रहे हैं, सरकार को सवाल पूछना चाहिए। और बहन बेटियों के साथ अन्याय अगर भारत में हो या बांग्लादेश में हो, तकलीफ होता है, दर्द होता है, उस पर बात होनी चाहिए और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। रतन तिवारी जी, मैंने बड़ी ध्यान से आपको सुना। आपकी दो पंक्तियों में आपने कहा कि प्रियंका जी यहाँ गई वहां गई, सरकार इसकी है, सरकार को बोलना चाहिए। ये मुद्दा आपको समझ में आ रहा है? मुद्दा क्या है? बिल्कुल मुद्दा है कि बिल्कुल समझ में आ रहा है। मुद्दा समझ में आ गया तो अभी आप लोग गाजा पर आंसू बहा रहे थे ना,
तो बांग्लादेश में हिंदू बेटी के साथ हो रहा है तो आंसू क्यों नहीं बह रहे हैं? इस पे आप कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है, यानी विपक्ष सेक्युलर है, सेक्युलरिज्म के नाम पर अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में कुछ भी होता रहे, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पर हमारी रोटी तो सिकती नहीं है, यहाँ पर हमारा वोट बैंक सेट होता नहीं है। आपने कहां का एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन मुझे आप ये नहीं बता पाए कि बीते 24 घंटे से ये वीडियो वायरल हो रहा है। मैंने तो नहीं देखा कि कहीं कोई पोस्ट आया हो जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा ये कह रही हो कि मुझे इससे अफसोस है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, बांग्लादेश की सरकार से, यूनूस सरकार से कुछ पूछना चाहिए। एक दुख का एक शब्द नहीं, एक सांत्वना नहीं, और आप यहां बैठकर कह रहे हैं कि प्रियंका पता नहीं कहां गई है। समझ सकता हूं आपकी मजबूरी, में समझ कोई मजबूरी नहीं है। पहले आप ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैं यहाँ खड़ी हूँ एक हिंदू बेटी को न्याय दिलाने के लिए, मैं यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, मैं यहाँ उस हिंदू बेटी की रिप्रेजेंटेटिव हूँ जिसको आपके वोट बैंक वाले लोगों ने गिद्ध की तरह नोचा, और यहाँ बैठकर आप उनकी झंडा बरदारी कर रहे हैं। आंखों पे थोड़ा पानी ले आइए, शर्म का पानी जिसे कहते हैं ना रतन जी, रतन जी, शर्म का पानी जिसे कहते हैं, जरा आंखों पर लेकर आइए, वो वीडियो जरा देखिए, और उसके बाद अगर तभी आपकी आत्मा अगर इन्हीं वोट बैंक के लिए अगर आगे आती है तो शर्म आनी चाहिए। पार्टी की सरकार रही देश में 21,000 1971 का क्रेडिट अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ले रहे थे। उसके बाद रतन जी, 35,000 से 38,000 कांग्रेस पार्टी बांग्लादेश को आजाद कराने का क्रेडिट अभी कुछ दिन पहले ही ले रही थी। इस पर क्यों नहीं बोल रही है? मोदी से सवाल नहीं पूछती, लेकिन आप विपक्ष पे सवाल पूछती हैं, राहुल गांधी जी से सवाल चाहती हैं। मैं पूछूंगी उनसे सवाल, आप बोलिए ना, लेकिन मैं आपसे पहले पूछती हूँ, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? आप ट्वीट करिए, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? आप बांग्लादेश से सवाल पूछिए, रतन लेकिन आप नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं ले स्टैंड है इस पर? इसके लिए नहीं ले सकती कि रतन तिवारी जी, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि बहन बेटियां चाहे भारत में हो चाहे बांग्लादेश में हो, अगर उनके साथ अत्याचार हो रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। और विपक्ष के नाते राहुल गांधी जी हो चाहे प्रियंका गांधी जी हो, इस मुद्दे को उनके संज्ञान में गया होगा, उस पे बात करेंगे, उस पे ट्वीट भी करेंगे, लेकिन जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इंतजार करेंगे कि सुदर्शन न्यूज़ इस पर डिबेट करे, ठेकेदार बनते हैं, इंतजार करेंगे कि सुदर्शन न्यूज़ इस पर गई? डिबेट करे, सुदर्शन न्यूज़ इस बेटी की आवाज बने, तब हम देखेंगे, ट्वीट करेंगे, तब हम इस पर आवाज उठाएंगे, तब रतन तिवारी बैठकर यहाँ पर इसको डिफेंड करते हुए नजर आएंगे। मुझे तो लग रहा है कि आप जिहादियों के स्पोक पर्सन बनकर यहाँ बैठे हुए हैं। योगी जिस चीज पे साहब, ट्वीट मुझे करवा मजबूर दीजिए, करना पड़ा आपको, तो फिर आप कह रहे हैं कि हमारा स्टैंड क्लियर है। देखिए लावनी जी, आप अभी राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, कितनी बड़ी विपक्ष शांत क्यों है, लेकिन सरकार क्यों शांत है, उस पर आप नहीं बोल सकती। रमाकांत जी, रमाकांत जी, मैं एक शब्द कहूंगा यहाँ पे, एनफ। कांग्रेसियों शर्म करो, कांग्रेसियों शर्म करो, इंडी गठबंधन शर्म करो। अरे रतन तिवारी जी, आप अभी भाजपा के काम को गिना रहे थे, आप गायत्री प्रजापति के घर उन्होंने जिसके साथ बलात्कार किया उसके घर गए थे क्या? अरे ये पश्चिम बंगाल के अंदर में भी जब ये नहीं बोलते हैं तो बांग्लादेश में हो रहे ये घटना के ऊपर में क्यों बोलेंगे? ये बहुत ही गंभीर विषय है लावनी जी, और निश्चित तौर पर कांग्रेसियों का, कांग्रेस के साथियों का स्टैंड क्लियर होना चाहिए। आज ये गाजा के लिए आंसू बहा रहे हैं, आज ये ईरान के लिए आंसू बहा रहे हैं, लेकिन यहीं पर बांग्लादेश के अंदर में आज हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर में ये एक शब्द नहीं बोलेंगे। उस समय में ये सरकार की जिम्मेदारी बताएंगे। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि अगर पूरे देश की पार्टियां अगर एक तरफ से अगर बांग्लादेशियों के में जो हो रहे जितने भी अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ हो जाए तो मुझे लगता है जो कि बांग्लादेशियों की हिम्मत नहीं होगी, बांग्लादेशियों की हिम्मत नहीं होगी जो हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार करे। आज पश्चिम बंगाल के अंदर में जो स्थिति है, पश्चिम बंगाल के अंदर में जब कांग्रेसी चुप रहते हैं, टीएमसी समर्थक चुप रहते हैं, तो मुझे लगता है जो कि देश के अंदर में जब इस तरह की चुप्पी है तो बांग्लादेशियों के ऊपर में जब अगर हो रहा है अत्याचार तो उसके ऊपर में चुप हो रहे हैं, तो ये मुझे कुछ ज्यादा नहीं लगता है। कांग्रेसियों शर्म करो, कांग्रेसियों शर्म करो, तुम भाजपा की गलतियां गिना रहे हो। यहाँ पर बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर में बोलने से
परहेज क्यों करते हो? परहेज क्यों करते हो? मुझे लगता है क्योंकि ये बांग्लादेश में जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं उसके ऊपर भी कुछ बोलो, उसके ऊपर भी कुछ बोलो। संसद के अंदर में जय फिलिस्तीन बोलते हो, संसद के अंदर में जय फिलिस्तीन बोलते हो, उस समय में तुमको शर्म नहीं आती? कांग्रेसियों शर्म करो, कांग्रेसियों शर्म करो तुम लोग। एहतशाम जी, एहतशाम जी के पास जरा जाने दीजिए मुझे। शर्म करो तुम लोग, बेशर्म हो गए हो तुम लोग। ठीक है, बेशर्म हो गए हो तुम लोग। ये इसीलिए मैंने कहा रतन जी, इसीलिए मैंने कहा कि ये मुद्दा पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी की अपने स्वार्थ से थोड़ा ऊपर उठकर देखने की जरूरत है। आपने कहा आपकी मजबूरी है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं हूं। अगला सवाल अभी मैं रमाकांत जी से पूछने वाली हूं, जो रमाकांत जी को आज दिल पर हाथ रखकर उसका जवाब देना होगा, लेकिन उससे पहले एहतशाम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं टीएमसी से। एहतशाम जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल आवाज पहुंच रही है आपकी। मुझे ये बता दीजिए, अभी जिस तरीके से बंगाल में भी एक बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, अपराधी टीएमसी से जुड़े हुए पाए गए, एक्शन की मांग हो रही है, आप लोगों ने एक्शन लिया, लेकिन कड़े एक्शन की ज्यादा मांग हो रही है। बांग्लादेश में भी यही हो रहा है, बांग्लादेश पे आपका स्टैंड क्या है? सबसे पहले इस तरह की घटना के मैं कड़ी निंदा मजम्मत करता हूं कि इसका इस तरह का जो भी काम करता है ये समझ लिए कि जानवर जैसा हम समझते हैं वो जानवर के रूप में है, क्योंकि जो इस तरह का हरकत करते हैं वो आदमी जैसा, हमें बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं। इसमें समझिए कि जो घटना मैंने सुना है, बांग्लादेश की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस तरह के जो भी काम करते हैं हम इसको कड़ी से कड़ी सजा इस तरह की हो, हम समझते हैं फांसी की सजा होनी चाहिए। ये मैं अब जाती तौर पर बोल रहा हूँ, ये अपना मेरा स्टैंड है कि ये इंसान नहीं, ये हैवान है, और हैवान का कोई जाति नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता है, और उसकी कोई पार्टी नहीं होती है। मैं उसकी कड़ी निंदा मजम्मत करता हूँ। मैं साधुवाद देती हूँ कि आपने अपना व्यक्तिगत स्टैंड तो क्लियर कर दिया, लेकिन टीएमसी का ये स्टैंड क्यों नहीं है? आपने कहा ना कि ये मेरा व्यक्तिगत है, मैं चाहता हूँ ऐसा, टीएमसी क्यों नहीं चाहती ऐसा? क्या उनके लिए सिर्फ बांग्लादेश के मुसलमान नजर आएंगे, बांग्लादेश के हिंदू नजर नहीं आएंगे? लावनी जी, मैं संपूर्ण हम अपने पश्चिम बंगाल के बाद साथ साथ मैं बांग्लादेश के ऊपर भी मैं बोल रहा हूं। पहले मैं बांग्लादेश का मैं जवाब दूंगा, अब मैं अगर आप पश्चिम बंगाल का सवाल कर रहे हैं तो मैं आपको जवाब देता हूं। हमारे यहाँ 4 जो भी अपराधी थे, कल 25 तारीख की घटना के बाद में उसको दूसरे ही दिन समझ लिया अरेस्ट किया गया, और वो अभी जेल के सलाखों के पीछे है। ये पश्चिम बंगाल की पुलिस है, या पश्चिम बंगाल की सरकार है। यहाँ इस तरह की जो भी कार्रवाई इस तरह का काम करेंगे उसको उसका जगह जेल के सलाखों के पीछे में होगा। पश्चिम बंगाल एक ऐसी धरती है, और यहाँ पश्चिम बंगाल माटी मानुस की धरती है एहतशाम जी, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो अपराधी हैं ना, वो आपकी पार्टी से संलिप्तता रखते हैं, आपकी पार्टी से संबंध रखते हैं, और ठीक वैसे ही बांग्लादेश में भी हुआ है। वही चीज बांग्लादेश में हुआ है, जो वहां का अपराधी जिहादी है वो बीएनपी से संबंध रखता है, तो फिर दोनों में तो तालमेल बैठ गया ना। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि आपकी चुप्पी इसीलिए है। आज यहाँ पर बैठकर एहतशाम जी ने अपनी राय रख दी, लेकिन इस मुद्दे पर अभी तक मैं पुनः कहूंगी 24 घंटे हो चुके हैं इस वीडियो को वायरल हुए। क्यों ममता बनर्जी अभी तक चुप रही? क्यों ऐसा हुआ कि आज इस डिबेट को मुझे करना पड़ा? तब बैठ के एहतशाम जी यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि मुझे अफसोस है इस खबर पर, इसके पहले क्यों नहीं कोई प्रतिक्रिया आई? बिल्कुल नहीं। सुनिए लावनी जी, मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो इस तरह के हमारे यहाँ एक बिल पास हो चुका है, जिसे हम समझ लिया अपराजिता बिल के नाम से आपको बता रहे हैं आपको, लेकिन गवर्नर साहब के पास में ये बिल ऑलरेडी रखा हुआ है, वो केंद्र में उनको भेजना चाहिए। एक बात मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप अपराजिता बिल की बात कर रहे हैं, सब छोड़ दीजिए। मैं कहती हूँ कि आज की तारीख में एनआरसी और सीएए पर अगर कदम बढ़ा दे सरकार, तो टीएमसी इसका विरोध नहीं करेगी, ये स्वीकार कीजिए, क्योंकि ये तो उन्हीं के लिए है ना, ये उन्हीं के लिए है ना जो अल्पसंख्यक इस्लामिक मुल्कों में परेशान है। आप बोल दीजिए कि हमें कोई आपत्ति नहीं है सीएए से, बोल दीजिए कि इसे लागू होना चाहिए। देखिए अभी जो डिबेट जिस पर बात हो रही है, अरे इसी से मुद्दा जुड़ा हुआ है साहब, ये मुद्दा इसी से जुड़ा हुआ है। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार से जुड़ा हुआ ही ये मुद्दा है, इसको क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं?
जिस चीज के लिए डिबेट के लिए बैठाए हैं, मैं आपको अपनी बात कह रहा हूं, अपने तौर पर अपना पार्टी का स्टैंड भी कर रहा हूं कि हमारे यहाँ एक अपराजिता नाम का बिल समझ लिए पास हो चुका है। हम पुनः चाहते हैं कि तुरंत केंद्र सरकार इस बिल को एक्सेप्ट करे और दोनों पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा में पास कर। ठीक है एहतेशाम जी, इसका जवाब अभी मैं ले लेती हूँ रमाकांत जी से, लेकिन आपने कहा कि जिस डिबेट के लिए आपने यहाँ बैठाया, तो डिबेट इसी मुद्दे पर हो रही है कि बांग्लादेश में अगर हिंदू बेटी के साथ ऐसा हुआ है, जिहादियों ने उसके साथ गैंगरेप किया है, तो अल्पसंख्यक जो इस्लामिक मुल्क में लगातार परेशान हो रहे हैं, जो गैंगरेप का शिकार हो रहे हैं, उनके लिए ही तो सीए था, तो आपको विरोध नहीं करना चाहिए। आप बोलिए कि इमीडिएट इसको लागू होना चाहिए। मैं यहाँ पे कड़ी निंदा और मजम्मत किया हूँ। इस तरह का कोई भी, उसका कोई जाति नहीं, उसका कोई धर्म नहीं, उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। गोल गोल जलेबी क्यों बना रहे हैं एहतेशाम जी? गोल गोल जलेबी मत बनाइए, मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि आप सीए और एनआरसी पर बहुत स्टैंड क्लियर नहीं कर पाएंगे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा रमाकांत जी, इसके बाद आपका जवाब इस पर लूंगी। बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है। मुद्दा बड़ा है, मुद्दा इसलिए बड़ा है क्योंकि ये एक देश में अल्पसंख्यक हिंदू बेटी के साथ गैंगरेप, लोग कुछ कह रहे हैं कि हम इसकी मसम्मत करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन सिर्फ आप बात करने से काम नहीं चलेगा, एक्शन लेने का वक्त आ गया है। एक बेटी न्याय मांग रही है और बांग्लादेश में बैठी हुई हजारों बेटियां इस वक्त न्याय मांग रही हैं, हिंदू बेटियां न्याय मांग रही हैं, जिनके ऊपर जिहादियों ने गिद्ध नजर डाल रखी है। तो बांग्लादेश में हिंदू बेटी के साथ जो हुआ है, उसी को न्याय दिलाने की ये लड़ाई है, ये धर्म युद्ध है, जिसमें हर एक सनातनी को आगे आना होगा। ब्रेक से पहले एहतेशाम जी जो बात कह रहे थे, रमाकांत जी सीधे आपके पास आ रही हूँ। देखिए, अभी एक वोटर लिस्ट ही अभी उसके रिवीजन की बात हुई थी और इन्होंने कहना शुरू कर दिया ये एनआरसी से भी खतरनाक होगा। अभी एहतेशाम जी कह रहे थे कि हम तो साथ में खड़े हुए हैं, लेकिन सीए और एनआरसी के नाम पर गोल गोल बातें करने लगे। मेरा सवाल आपसे भी बहुत तीखा होने वाला है रमाकांत जी। इनका एजेंडा फिक्स है, इनका वोट बैंक फिक्स है, ये तुष्टीकरण की ही राजनीति कर सकते हैं, लेकिन अगर बीजेपी को हिंदुओं की पार्टी कहा जाता है, बीजेपी से हिंदू अगर कुछ उम्मीद रखते हैं, तो आज तक पश्चिम बंगाल में एनआरसी को लेकर कोई नोटिफिकेशन तक नहीं जारी किया गया। क्यों डिले कर रहे हैं? किसका इंतजार है? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। लेकिन मुझे लगता है जो कि सरकार की मंशा के ऊपर में कोई भी सवाल करना अनुचित इसलिए होगा क्योंकि सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है, और ऐसे जिहादियों को हम कहां पर भेजना चाहते हैं, ये सबको मैं बिल्कुल कह सकता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि सरकार की नीति स्पष्ट है। आपने देखा होगा 2 दिन पहले की घटना है, जो अभी पश्चिम बंगाल के अंदर में घटना हुई है, उसका जो मेन अभियुक्त है वो है टीएमसी का नेता है। मेन अभियुक्त जो है वो टीएमसी का नेता है, और पश्चिम बंगाल के अंदर में कर कौन रहा है? ये सब सारे टीएमसी के समर्थक, टीएमसी के गुंडे, ये वही कर रहे हैं। बांग्लादेश के ऊपर में चुप हैं, ये तो उनको बिल्कुल सूट कर रहा है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस, यहां पर रतन तिवारी जी मुझे गिना रहे थे, एक एक घटनाओं को गिना रहे थे। मैं कहना चाहता हूं जो कि बांग्लादेश तो न्यूट्रल विषय है, ये इसके ऊपर में तो मुझे नहीं लगता किसी तरह की राजनीति होनी चाहिए। बांग्लादेश में कि अगर हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार हो रहा है, तो ये तो आपको भी सूट कर सकता है, ये तो और पार्टियों को भी सूट कर सकता है, लेकिन इसके ऊपर में आप एक शब्द नहीं बोलेंगे कर दिया ना। मेरा सवाल तो यही था ना, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। वो अपने स्टैंड पर क्लियर है, वो अपने स्टैंड पर क्लियर है। आपका स्टैंड क्यों नहीं क्लियर हो पा रहा है? क्यों नहीं नीति स्पष्ट हो पा रही है? क्यों नहीं नीति आक्रामक हो पा रही है? कब तक हम ये कहते रहेंगे कि हाँ हम साथ में, हम इसकी निंदा करते हैं, लेकिन एक्शन, अब एक्शन की जरूरत है रमाकांत जी, एक्शन दिखना चाहिए। ये पहली वारदात नहीं है जब आज इस पर हम बहस कर रहे हैं, ये एक सीरियल वहां पर घटना बन चुकी है, वहां पर आए दिन हिंदू बेटियों के साथ ये सब हो रहा है, लेकिन भारत सरकार क्यों नहीं अपनी नीति स्पष्ट कर पा रही है? फिर भारत, लावनी जी मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, भारत सरकार की जो नीति है वो बिल्कुल स्पष्ट है। आपने देखा होगा जो कि 2 दिन पहले की बात है, हम कूटनीतिक प्रयास पहले करेंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर देखिए भारत की जो विदेश नीति है वो बिल्कुल स्पष्ट है, और हम ये कहना चाहते हैं जो कि भारत सरकार पूरी तरह से कूटनीतिक प्रयास कर रही है। नहीं, उसके बाद अगर कूटनीति से हल नहीं होगा तो उसके प्रयास के लिए और भी कदम उठाए जा सकते हैं, ये भारत सरकार की तरफ से मैं आपको बताना चाहता हूं। निश्चित तौर पर वहां पर जो घटनाएं हुई है, मैं तो कहता हूं जो कि अगर देश के अंदर में जितनी भी पार्टियां हैं, अगर एक साथ खड़ी हो जाए
तो बांग्लादेश के अंदर में हिंदू क्या, वहां के जो अल्पसंख्यक हैं उसके ऊपर में अत्याचार बंद हो जाए। लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे ये तुष्टीकरण की राजनीति बांग्लादेश के विषय के ऊपर में भी जब होता है तो यहाँ पर बड़ा ही दुर्भाग्य विषय। एहतेशाम जी सेलेक्टिव मत होइए फिर। लावनी जी, उम्मीद सबसे। लावनी जी, मुझे बहुत ही आपत्ति है कि आपके शो में 6 बजे, जिसका नाम है रण क्षेत्र, शाम के 6 बजे भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन, इनकी उम्र लगभग 60 साल से ऊपर है, जो प्रवक्ता है ये भारतीय जनता पार्टी के नेता है। आपके चैनल सुदर्शन को बहुत लोग हिंदू जात के लोग ज्यादा देखते हैं। मुझे बहुत ही अभद्र ये भाषा में हिंदू से ज्यादा मुसलमान देखते हैं। हमारे मुसलमान व्यूवर्स ज्यादा हैं, वो जानना चाहते हैं कि उनको पता चले कि सुदर्शन किस स्थान के साथ हिंदुओं की आवाज बुलंद कर रहा है। पहले आप क्लियर हो जाइए। टीएमसी गुंडे और टीएमसी के समर्थक, मुझे बहुत आपत्ति है कि ये ऐसे लोग नेशनल अरे एहतेशाम जी ये बताइए, जो बलात्कार करे, सुनिए आप मेरी बात, इसका जवाब अभी देंगे। जरा एक मिनट एहतेशाम जी को स्क्रीन पर लेकर आइए, क्योंकि बात इन्होंने सुदर्शन न्यूज और रण क्षेत्र की है। एक सेकंड आरिफ रमा खान जी, एहतेशाम जी मुझे ये बता दीजिए कि आपके लिए बलात्कारी गुंडे हैं या नहीं है? आपके लिए हिंदुओं को जान से मारने वाले गुंडे हैं या नहीं है? तुम्हारी आपत्ति से क्या होगा? रमाकांत जी 1 सेकंड, रमाकांत जी 1 सेकंड, 10 सेकंड, रमाकांत जी 10 सेकंड के लिए रुक जाइए, मैं आपके पास आ रही हूँ। एहतेशाम जी बलात्कारी गुंडा है या नहीं है? मैंने ये बात कहा, तुम्हारी आपत्ति को दरकिनार करते हैं। सुनिए, तुम्हारी आपत्ति को दरकिनार करते हैं। पश्चिम बंगाल को ऊपर में बोलो, पश्चिम बंगाल को ऊपर में बोलो, तुम जो इस तरह काम पश्चिम बंगाल को ऊपर में उसका कोई धर्म, उसका क्यों नहीं धर्म होता है? हर आतंकवादी का एक धर्म होता है, आप लोग क्यों इसको डाइल्यूट करते हैं? क्यों डाइल्यूट करना चाह रहे हैं? ये जिहादी कौन है? बांग्लादेश में जिस व्यक्ति ने, जिस जिहादी ने ये काम किया, क्यों नहीं उसका धर्म क्यों नहीं लिया जाए? टीएमसी का नेता क्यों नहीं उसका धर्म बोला जाए? फर्ज अली नाम है उसका। गुंडा है, पश्चिम बंगाल के अंदर में गुंडागर्दी करता है। तुम्हारी आपत्ति को हम दरकिनार करते हैं, तुम्हारी आपत्ति को दरकिनार करते हैं। बेशर्मो, पश्चिम बंगाल के ऊपर में चुप रहते हो। जबान संभाल के बात करो, कम से कम उम्र बेशर्मो, चैनल पे तुम लोग पश्चिम बंगाल के ऊपर में चुप रहते हो। बेशर्मो बोलो पश्चिम बंगाल के विषय पर, पश्चिम बंगाल के विषय पर बोलो। व्यक्तिगत मत होइए रमाकांत जी, आक्रोशित होइए लेकिन व्यक्तिगत मत होइए, लेकिन हाँ इतना जरूर है। बेशर्मो तुम लोग पश्चिम बंगाल के विषय पर चुप रहते हो। तुम लोग गुंडे हो, तुम लोग मवाली हो, तुम लोग गुंडे हो। सुदर्शन पे दिख रहा के बेशर्म कौन है? मिश्रा जी। अरे तुम बेशर्म हो, तुम लोग बेशर्म हो, तुम लोग बेशर्म हो, तुम लोग। तुम्हारी आपत्ति को हम दरकिनार करते हैं। किस चीज की आपत्ति है तुम्हारा? पश्चिम बंगाल के विषय पर बोलो, पश्चिम बंगाल के ऊपर में विषय के ऊपर में बोलो। बेशर्मो, बेशर्मो तुम लोग पश्चिम बंगाल के ऊपर में चुप रहते हो। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करते हो। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करते हो तुम लोग। बेशर्मो, एक नंबर के डाउन कीजिए पैनल प्लीज। एहतेशाम जी और रमाकांत जी, एहतेशाम जी और रमाकांत जी, ये व्यक्तिगत आक्रोश नहीं था, लेकिन एहतेशाम जी सुनिए, पूरा जरा पैनल पूरा खोलिए जरा। मुद्दा यहाँ पर एहतेशाम जी आपको समझना होगा। अगर आप यहाँ पर बैठ के बलात्कारी को गुंडा कहने पर इस पर आपत्ति दर्ज करेंगे तो फिर आप पर भी सवाल होगा कि आप बैठे हुए हैं उन बलात्कारियों के स्पोक पर्सन बनकर। आपको बहुत तीखा लगेगा, लेकिन आपको भी सोचना होगा कि आप किसको डिफेंड कर रहे थे। मैं सुरेंद्र स्वामी जी आपके पास आ रही हूँ, रतन जी जस्ट इसके बाद आपके पास आती हूँ। सुरेंद्र जी देखिए, मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। मुद्दा इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैंने बार बार कहा था कि यह मुद्दा पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिक्स से थोड़ा ऊपर उठकर है। एक बेटी की अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैंने तीनों पार्टी से कॉमन सवाल पूछा था, लेकिन तीनों की तरफ से पॉलिटिक्स को सर्वोच्चता देते हुए निंदा जरूर की गई, लेकिन अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखा गया। स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक बेटियों को बचाने के लिए स्टैंड क्या होगा, कैसे आगे आएंगे, कैसे समेकित रूप से आवाज उठेगी, कैसे हम दुनिया को एक जवाब दे पाएंगे कि सनातनियों के लिए हम एक है। ये यहां क्लियर नहीं हो पा रहा है। सुरेंद्र स्वामी जी। नहीं, देखिए, देश में जो राजनीति, मैंने पहले ही कहा कि जो रूप ले चुकी है, उस रूप में टोटल लाइनें खिंची हुई हैं डिवीजन की, उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। अभी आपने ईरान को के बारे में देखा था कि जब युद्ध चल रहा था
तो वहां पे कांग्रेस का लेख छपा उनकी नेता का और कहा कि आप ईरान का साथ दीजिए, आप इजराइल के साथ क्यों हैं, और कितनी उस पर चर्चा हुई। लेकिन 2 दिन बाद ही जब सीज फायर हो गया और उसके नेक्स्ट डे जब ईरान के विदेश मंत्रालय ने थैंक यू मोदी लिखा, थैंक यू भारत लिखा, उसके बाद कोई बोल ही नहीं रहा है उस पर। तो ये तो इनको तो हर मोर्चे पर एकदम लाइन साफ है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और विश्व में कहीं भी, बल्कि भारत में भी अगर कहीं भी हिंदुओं के साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात स्वामी जी मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को नहीं आएगी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को थोड़ा अपना स्टैंड और मुखर करना होगा बांग्लादेश को लेकर? ये केवल स्टेटमेंट देने से काम नहीं चलेगा। अपनी राजनीति, जैसा ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मैसेज दिया, वैसा ही कठोर मैसेज भारत सरकार को बांग्लादेश की सरकार को देना होगा। जब अगर वो नहीं देंगे तो वहां पे तो ये आइडियोलॉजिकल इश्यू है, वहां तो ये होता रहेगा। ठीक है, होता रहा है 70 साल। आइडियोलॉजिकल इशू है और इसीलिए स्टैंड क्लियर करना होगा। रतन जी, विपक्ष में आप लोग हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आपकी भी होनी चाहिए। जल्दी से 20 सेकंड सम अप। देखिए लावनी जी, विपक्ष के तौर पे हमारी भूमिका एकदम स्पष्ट है। हम हमेशा से कहते आए हैं कि जिसे न्याय नहीं मिलेगा, कोई भी पीड़िता हो, उसके लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सड़कों पे उतरते हैं और पूरे भारत ने देखा है। और मैं तो एनआरसीबी के आंकड़े की बात करता हूं। अभी रमाकांत मिश्रा जी बौखला जाएंगे, लेकिन एनआरसीबी के आंकड़े कहते हैं लावनी जी कि राजस्थान नंबर 1 है बलात्कार के मामले में, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है। और टॉप 10 की बात की जाए, टॉप 10 आप गूगल महाराज से पूछ लीजिए, टॉप 10 में जितने भी राज्य हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां पर महिला को काट दिया गया था साहब। अब इस पे चले जाएंगे तो बहुत डिबेट बहुत लंबी हो जाएगी और पता नहीं कहाँ हो जाएगी। मुझे वो तस्वीर भी याद आ गई। लेकिन मैंने आपका स्टैंड पूछा था, मैंने ये नहीं पूछा था कि जब मैं आपसे स्टैंड पूछूं तो आप ये गिनाने लग जाए कि कहाँ किसकी सरकार है और वहां पर क्या हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को इस पर अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। समय इतनी अनुमति देता है। ये धर्म युद्ध है। ये अगर हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार या पॉलिटिकल पार्टीज, विपक्ष इस पर आकर खुलकर बोलेगा, तो एक बात सनातनियों को समझनी होगी कि ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं और ये अपने अपने हित के हिसाब से ही बयान भी देंगी, काम भी करेंगी। लेकिन जिम्मेदारी अब समस्त सनातनियों की है, क्योंकि ये जो आक्रमण हुआ है, ये जिहादी हमला एक बेटी की अस्मिता पर नहीं, ये सनातन अस्तित्व पर हमला है। और इसीलिए विश्व के सनातनियों को आगे आकर इस पर न्याय के लिए आवाज बुलंद करनी होगी, क्योंकि सुदर्शन न्यूज हमेशा से ये कहता रहा है कि जब जब हिंदू बटा है तब तब हिंदू कटा है। इसलिए संगठित नहीं, संगठित होकर आवाज बुलंद करिए और इस धर्म युद्ध में हमारे साथ चलिए। यही समय की मांग है। रण क्षेत्र में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।